इंडियन नेवी के मैरीन कमांडोज के द्वारा 21 क्रू मेंबर्स को इवैक्यूएट कर लिया गया है। इसके अंदर टोटल 15 इंडियंस थे। अब आप लोग सोचोगे सर ये क्या बात हुई। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना सोमालिया कोस्ट की, तो आप जानते हो सोमालिया कोस्ट के पास में बहुत पायरेसी के चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, पायरेट्स के द्वारा अक्सर इनको जो क्रूज होते हैं, जो शिप्स होती हैं, उनको हाईजैक कर लिया जाता है। अब ऐसा ही हमें कल देखने को मिला था जब सोमालियन कोस्ट के बिल्कुल पास में एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल थी जिसका नाम था MV लीला नॉरफॉल्क। इसको यहाँ पे हाईजैक कर लिया गया था भारतीय नेवी के मदद से, यानी कि जो हमारे मेरीन कमांडोज हैं उनकी मदद से। क्या हुआ, जो 21 क्रू मेंबर्स हैं उनको हम इवैक्यूएट कराने के अंदर सक्सेसफुल रहे, और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें टोटल 15 इंडियंस भी थे। देखो ये जो पूरा एरिया है ना अपने आप में बहुत बार न्यूज में आ रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, चाहे आप रेड सी की बात कर लो, कल भी हमने डिस्कस किया, ये हमने जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन हमने डिस्कस किया। तो ये सारे मुद्दे सारे जो मैपिंग पर्सपेक्टिव से हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट बन जाते हैं। तो प्लीज़ अगर कल का लेक्चर किसी ने नहीं देखा, प्लीज़ जाइए इसको देखिए। हमारी नेवी के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि फोर्सफुल वार्निंग हमने दी एक तरह से पायरेट्स को, एंड उस वजह से हमारा जो डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई है उसने भी सपोर्ट दी। एंड इस तरह के पिछले कुछ 2 से 3 महीने के अंदर ना मल्टीपल चीज़ें देखने को मिली है जिनको हमने सबने कवर भी किया है प्रीलिम बूस्टर के अंदर। चाहे वो दिसंबर 23 की घटना हो जब गैबन फ्लैग्ड MV सोई करके जो बाबा था, सोई बाबा जो टैंकर का नाम था, वहां पर ऑल इंडिया क्रू था, उसको हिट किया गया था ड्रोन के द्वारा, बट थैंकफुली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो इस तरह बहुत सारा एक्शन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो रहा है। तो ये सारा पूरा रीजन हमें पता होना चाहिए मैपिंग पर्सपेक्टिव से। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है, प्लीज कल यानी कि 5 जनवरी 2024 का प्रीलिम बूस्टर देख लीजिए। वहां पर मैंने काफी डिटेल में इसकी मैपिंग भी डिस्कस करी थी। तो दोस्तों डेट है आज की 6 जनवरी 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े, बट उससे पहले आप ये ना एक वीडियो देखिए। अब ये जो आपने वीडियो देखी, आपने नोटिस किया होगा कि कैसे आट से बनी हुई चटनी लोग खा रहे हैं। दरअसल में ना मयूर भांज के अंदर इसको है क्या है, रेड आंट चटनी। ठीक है, जो आपकी चींटियां होती है ना उससे ये चटनी बनी हुई है। अब इसको GI टैग मिल गया है। तो ओडिशा का जो मयूर भांज डिस्ट्रिक्ट है ना उसको यहाँ पे इसका GI टैग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिमलीपाल काई चटनी भी इसको यहाँ पे बोला जाता है। इस पर्टिकुलर चटनी के अंदर बहुत सारे आपके प्रोटीन्स, कैल्शियम, जिंक, विटामिन, ये सारे पोटेशियम, सोडियम, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिस वजह से क्या होता है आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। देखने में बहुत ही वो लग रहा है कि यार चाट सॉरी चींटियों की चटनी कोई कैसे खा सकता है, बट ये होता है। ठीक है ना, उड़ीसा के जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहां पर हमें ये देखने को मिल जाता है रेड वीवर आर्ट्स। तो यहाँ पर जो आपकी चींटियां होती हैं उनकी भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे वर्कर चींटियां होती हैं, क्वीन चींटियां होती हैं। तो जो क्वींस होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रीनिश ब्राउन कलर्ड, और जो वर्कर और मेजर वर्कर होते हैं वो ऑरेंज कलर्ड हमें चींटियां देखने को मिलती हैं। ये चींटियां अलग अलग इंसेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे फीड करती हैं, और इनका फिर खाने के अंदर भी यूज होता है। एंड एट द सेम टाइम इनका जो ऑयल बनता है ना वो मेडिसिनल ऑयल भी बहुत सारी चीजों को ठीक करने के अंदर यूजफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिमेटिज्म, गाउट। ये दरअसल में जो रिमेटिज्म हो गया, गाउट हो गया, ये दरअसल में ना आपके जो जोड़ों के अंदर दर्द होता है, जो पेन वगैरह होती है, उनको ठीक करने के अंदर बहुत ज्यादा है। जैसे आपके ज्वाइंट पेन वगैरह होता है ना, तो दरअसल में ये आर्थराइटिस के साथ इसको लिंकेज है इनकी। काफी ज्यादा कई बार दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, वो दोनों ही रिमेटिज्म और गाउट उसी को ही यहाँ पे डोनेट करता है। उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ रिंग वॉर्म की, तो दरअसल में कई बार रैशेज हो जाते हैं ना आपके, तो रैशेस को ट्रीट करने के लिए, कोई भी इस तरह की फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी ये जो रेड आंट चटनी है ना इसका तेल एक तरह से यूज किया जाता है। और भी कोई डिजीज होती है ट्राइब्स तो उसको भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस वजह से ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली इसको GI टैग मिल चुका है। बाकी साथ ही साथ जैसे हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, उसकी जगह के ऊपर ये बीज यूज किया जाता है जो रेड आंट चटनी की मैं बात कर रहा हूँ, ताकि ये प्रोटेक्ट कर पाए इंसेक्ट पेस्ट के जो अटैक वगैरह होते हैं उससे प्रोटेक्ट किया जा पाए। अगर हम बात करें GI टैग की, देखो बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस किया है प्रीलिम बूस्टर के अंदर कि GI टैग होते क्या हैं। कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर कोई ऐसा चीज आ जाती है जो उसको कुछ बहुत ही एक्सेसिव अच्छी क्वालिटी लेके आती है, तो उसको बोलते हैं GI टैग। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी ने चाय के बारे में सुना होगा, जो दार्जिलिंग चाय है वो आपको दार्जिलिंग में ही देखने को मिलती है। वहीं के कुछ यहाँ पे जोग्राफिकल रीजन की वजह से वहां पर ये करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाते हैं। डिंडीगुल लॉक्स के बारे में आप जानते हो, तमिलनाडु के, वो वहीं पर ही बन पाते हैं। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन की वजह से जो क्वालिटीज आती है ना उनको बोलते हैं GI टैग्स। अब ये जो पेरिस कन्वेंशन है
फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, उसके अंतर्गत आईपीआर की फॉर्म में ये कवर्ड है। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, वहां पर भी ये कवर्ड है। और इंडिया ने इसी वजह से हमने एक्ट पास किया हुआ है, जीआई एक्ट, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। फिर 2003 के अंदर ये इफेक्ट में आ गया था। इसकी जो रजिस्ट्री है वो लोकेटेड है चेन्नई के अंदर। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जो पेटेंट ऑफिस होता है ना बेसिकली, वो यहाँ पर इसको एडमिनिस्टर उनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पिरिट एंड वाइन ड्रिंक्स, इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे इनको दिया जा सकता है। ठीक है, आई होप ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, काफी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कहाँ की ये जीआई टैग यहाँ पे इसको मिला है। दोस्तों, प्रीलिम्स 2024 अब आज से लगभग 4-4.5 महीने हमसे दूर है। ऐसे टाइम के ऊपर हमारी जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी वजह से हमारी पीडब्ल्यू ओनली की टीम लेकर आई है आप सभी के लिए रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024। इसके माध्यम से अगर आपने थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी कर ली है प्रीलिम्स की, पर आपको प्रैक्टिस में थोड़ी कमी आ रही है कि यार पता नहीं मैंने उतने मॉक टेस्ट दिए या नहीं दिए, किस तरह से आने वाले 4 से 4.5 महीने स्ट्रेटेजाइज करूं ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो वहां पर ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर आप डेली सुबह 40 जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, फॉलोड बाय 20 सी सेट के क्वेश्चंस। फिर उसके बाद उनका डिस्कशन होगा इन जीएस के क्वेश्चंस का। इसके माध्यम से ना आप डेली बेसिस के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो जब आपका दी डे आएगा, जब आपको प्रीलिम्स का पेपर देना होगा, आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होगी ना, आप खुद रियलाइज करोगे कि यार हाँ, अब मैं पूरी तरह से पेपर के लिए रेडी हूँ। तो इस तरह से ना आपको बहुत अच्छे से ये एग्जाम के लिए रेडी कर देगा। प्लस एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे सी सेट मॉड्यूल मिल जाएगा, आपको प्रीलिम्स वाला उड़ान की बुकलेट्स की आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्लियरफाई करते हो तो आपको सृजन, जो कि हमारा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, उसका कंप्लीट एक्सेस बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ऑनलाइन भी, पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना, यहाँ पर आप ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज का, दैट इज इंडियाज जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 7.3%। ऐसा एनएसओ, जो मोस्पी के अंदर आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके द्वारा बताया गया है कि इंडिया की जीडीपी 7.3% से ग्रो करेगी इस साल, जो 23-24 वाला ये जो वर्ष चल रहा है ना, इसके अंदर। अब देखो, आरबीआई ने बोला था कि 7% के आसपास है, तो हम उससे भी ज्यादा हम कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे, ये काफी अच्छी बात है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर इस न्यूज के अंदर ही है, दिसंबर की पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में बात करी गई है कि ये थोड़ा रिबाउंड हुआ है सर्विस सेक्टर के अंदर। थोड़ा सा मैं उसको समझा देता हूँ, वैसे तो मैंने पिछले महीने भी समझाया था जब पीएमआई का डेटा आया था। जो पीएमआई होता है ना, दैट इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब देखो यहाँ पर क्या मुद्दा उठेगा, आप एक बात सोचो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अब मैं कई बार ना आपसे, हो सकता है आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या एक तरह से सर्वे कर रहा हूँ। क्या सर्वे कर रहा हूँ? एक कंपनी के मैनेजर के पास गया मैं, ठीक है, मैंने उससे पूछा यार क्या स्टेटस चल रहा है अभी, मतलब क्या, कि नए ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इन्वेंट्री का लेवल कितना है, आपके वहां पे एम्प्लॉयमेंट कैसी चल रही है, लोगों की रोजगार कैसे चल रहा है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कितनी डिलीवरी सप्लाई डिलीवरीज हो रही हैं। ये सारी चीजों के माध्यम से ना, जब मैं इस तरह के सवाल इनसे पूछूंगा, मुझे एक आइडिया लगेगा कि यार कैसा काम कैसा चल रहा है कि नहीं। तो दरअसल में ना पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अंदर यही चीज होती है। आपसे ना सवाल पूछे जाते हैं जहां पर सवालों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं। या तो आपका सवालों का जवाब होगा कि हाँ यार, पिछले महीने से हम बेहतर कर रहे हैं। अगर बेहतर कर रहे हैं उसको बोलते हैं P1। अगर बोल रहा है कि भैया नहीं यार, जैसा पिछले महीने था ना, मोर और लेस सेम सा ही है, और P3 का मतलब होता है कि पिछले महीने से हम काफी खराब कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से ना, अगर मान लो आपसे कोई 100 क्वेश्चन पूछे, तो 100 में से लेट से 40 क्वेश्चन में बोला उसने यार पिछले महीने से बेहतर है, 30 क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है कि नहीं पिछले महीने जैसा ही है, और बाकी के 30 क्वेश्चन में बोल रहा है कि यार पिछले महीने से काफी हालत खराब है। तो इस तरह से ना उनको नंबर्स के हिसाब से वेटिंग दी जाती है। अगर तो बेटर है तो उसको 1 कर दिया, अगर सेम है तो 0.5 कर दिया, और अगर खराब है तो उसको 0 रेटिंग कर दी। तो इस तरह से ना आपका जो भी नंबर आएगा, वो आएगा आपका 0 से 100 के बीच में। किसमें के बीच आएगा? 0 से 100 के बीच में। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के माध्यम से 0 से 100 के बीच में आप यहाँ पे, सॉरी 0 से 1 के बीच में आप यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका आपका आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 से 100 ही आएगा। हाँ, तो अगर तो ये नंबर आता है लेट से 50 से कम। 50 से कम होने का मतलब क्या है? लेस देन 50। लेस देन 50 का मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले महीने से खराब है। अगर इक्वल टू 50 आता है तो परफॉर्मेंस उतनी ही है। अगर ग्रेटर देन 50 आता है तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हो रही है।
तो इस तरह से ना यहाँ पर आपको कैटेगराइज किया जाएगा कि PMI नंबर ग्रेटर देन 50 इंडिकेट्स एक्सपेंशन इन बिजनेस एक्टिविटी, वेयर अ नंबर लेस देन 50 इट शोज कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखना PMI डेटा जो इंडिया के लिए है वो S&P ग्लोबल के द्वारा निकाला जाता है। अगर किसी जगह के ऊपर आपको IHS मार्केट लिखा है ना, दरअसल में वो भी मीनिंग सेम ही है। इट्स जस्ट कि वो एक कंपनी है, कंपनी के अंदर कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, तो चाहे IHS मार्केट बोल लो या S&P ग्लोबल बोल लो, यहाँ पे एक ही बात है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि PMI के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी को डेटा को नहीं कैप्चर किया जाता। दो तरह का PMI होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग, सर्विसेज का अलग, फिर दोनों का कंबाइन कर एक कंबाइंड PMI भी यहाँ पे निकाला जाता है। तो इस तरह से ना इन सभी सवालों की मदद से कि नए ऑर्डर कितने हैं, इन्वेंट्री का लेवल कितना है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई डिलीवरी क्या है, एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट क्या है, इन सभी के माध्यम से यहाँ पर ये चीज़ निकाली जाती है एंड उस हिसाब से देखा जाता है कि कितनी ग्रोथ हुई, कितना क्या हाल हुआ, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं PMI के नंबर्स के अंदर। तो ध्यान रखना 50 हमारी लिमिट है, 50 से ऊपर अगर होता है नंबर इट शोज कि एक्सपेंशन हो रही है, 50 से नीचे आता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, अगर 50 ही आता है तो मतलब सेम ही हालत रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू PMI। नंबर्स तो चेंज होते रहते हैं एंड दे विल कीप ऑन चेंजिंग मल्टीपल टाइम्स बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज न्यू मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स के अंदर आप जानते हो पहले 5 मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फिर ऐसा बोला गया कि टोटल 6 नए मेंबर्स ऐड होंगे, पर इनमें से अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। ठीक है, अर्जेंटीना में नई सरकार बनी थी तो इस वजह से अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अब बाकी के जो 5 मेंबर है ना, ये आप देख पाओगे ब्लू कलर के अंदर, आपका इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान और यूएई। जो ब्लू कलर के अंदर है वो नए मेंबर्स हैं। बाकी जो 5 येलो के अंदर हैं, आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 तो आपको पता ही थे, इसमें 5 नए और जोड़ लीजिएगा तो टोटल अब 10 मेंबर्स हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका एक्सपेंशन हो चुका है। ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना ने बोला था कि वो पार्ट बनेगा ब्रिक्स का, पर इन दी एंड वो पार्ट नहीं बना। तो आज के समय टोटल 5+5 ही है, 5 पुराने और 5 नए। तो इस तरह से ये चीज हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्मार्ट 2.0। पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझो, स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम। देखो दरअसल में ना आप लोग ना सभी आयुष के बारे में जानते होंगे। जी सर, आयुष हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है आयुष? आयुष होता है आपका आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, राइट। इन सभी चीजों के माध्यम से ना आपकी जो वेल बीइंग है उसको हम और भी बेहतर कर पाए। अलग अलग तरीके होते हैं इसके, जैसे योगा के माध्यम से आप मेडिटेशन, फिजिकल पोस्चर के माध्यम से अपनी बॉडी माइंड को एक करने की कोशिश करते हो। आयुर्वेद के बारे में आप सबको जानते हो कि अपनी आपकी जो हेल्थ है उसको बेटर करता है। नेचुरोपैथी, ये सारी कहीं ना कहीं ना आयुष के माध्यम से बहुत ही अच्छे से आपको हील करने की कोशिश करते हैं। अब इसी के लिए ना एक प्रोग्राम लाया गया है स्मार्ट 2.0। इसकी मदद से क्या होगा, आपके जो भी आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर किस तरह से नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाए, किस तरह से क्लिनिकल स्टडीज हो पाए, ताकि कहीं ना हम आयुर्वेदा और बाकी फील्ड्स के अंदर और भी बेहतर कर पाए, आयुष वाली फील्ड के अंदर बेहतर कर पाए, इसके लिए काम करता है। एक्चुअल में ना अगर आप नोटिस करो तो दुनिया में ना बहुत सारी हमें बीमारियां देखने को मिलती हैं जो कि आयुर्वेदिया के माध्यम से बहुत अच्छे से क्योर हो सकती हैं। ऐसा देखो आयुर्वेदा का मानना है, मेरा मानना अलग हो सकता है, आपका भी अलग हो सकता है, पर आयुर्वेदा कैसा मानना है कि बहुत सारी बीमारियां आयुर्वेदा के थ्रू क्योर हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाल कस। देखो बाल पता क्या होता है, यहाँ पे बाल का मतलब होता है चिल्ड्रन। बच्चों में ना कई बार खांसी, जुकाम, गला खराब, फीवर, ये सारी चीजें जब होती है ना तो उसको बाल कस बोलते हैं। तो बाल कस के अंदर हम कैसे कर सकते हैं ताकि बच्चों के अंदर ये दिक्कतें ना हो, और इस वजह से ना बच्चों के अंदर कई बार सांस लेने में भी दिक्कत आती है, तो उसी को बोलते हैं बाल कस। बाकी माल न्यूट्रिशन तो आप जानते ही होंगे कि जब हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं अच्छे से हम डेवलप नहीं हो पाते, हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती, तो उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। एक होता है इनसफिशिएंट लैक्टेशन। देखो जो माताएं होती है ना, कई बार उनकी ब्रेस्ट मिल्क अपने बच्चे के लिए उतना नहीं प्रोड्यूस होता, उसको बोलते हैं इनसफिशिएंट लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन वर्ड आप समझते होंगे। उसी तरह से अब नॉर्मल यूट्रिन ब्लड ब्लीडिंग, कई बार ना महिला का यूट्रस से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिस वजह से उसकी लाइफ के ऊपर काफी इंपैक्ट आता है, तो उसको ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदा के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। देखो मेनोपॉज वर्ड सुना होगा शायद आपने, क्या वर्ड है? मेनोपॉज।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आप जानते होंगे, जो पीरियड्स की हम बात करते हैं, तो एक टाइम आता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। उसके बाद के टाइम को बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉज। तो इन महिलाओं के ऊपर जिनके अंदर पोस्ट मेनोपॉज आ चुका है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनकी जो बोन्स होती हैं, उनकी जो हड्डियां होती हैं, काफी वीक हो जाती हैं। तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और साथ ही साथ आपका डायबिटीज जो होता है मेलिटस। ये क्या होता है डायबिटीज मेलिटस? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां पर ना आपकी बॉडी आपके ग्लूकोज लेवल को मैनेज नहीं कर पाती। ठीक है, या तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया या फिर डेफिशिएंसी होगी, उस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ना ऊपर नीचे होता रहता है। इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो ये सारे जो कहीं ना कहीं मुद्दे हैं ना, ये सारे आयुर्वेदा के आज के समय रिसर्च एरियाज के अंदर आते हैं कि हमें इनके ऊपर रिसर्च करनी है, इन मुद्दों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो सारे इश्यूज आ रहे हैं, वो सारा काम इसके अंतर्गत देखा जा रहा है। कौन देख रहा है इसको? इसको देखो, यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बाय CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, और साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, तो पहली बात तो ये आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर NCISM एक्ट 2020। इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से मेडिकल एजुकेशन थोड़ा और आगे बेहतर हो पाए, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे पहुंचाई जा पाए। और दूसरा कौन है यहाँ पे? दूसरा है आपका CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ये भी आपकी आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही है, और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आयुर्वेदा के अंदर कैसे आप रिसर्च वगैरह प्रमोट कर सकते हो, वो काम करता है। ध्यान रखना, कभी कल को एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मत लिखाना कि ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है या ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। नहीं, ये दोनों आपकी आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी चेयरमैन। देखो, जस्टिस संजीव खन्ना अभी रिसेंटली रिटायर हुए, उनकी जगह के ऊपर ना जस्टिस BR गवई, इनको यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसका? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन के रूप के ऊपर। दरअसल में ना, आपने अगर पॉलिटी के अंदर अगर क्या आपने पढ़ा होगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, उसके अंतर्गत बात करी गई है कि किस तरह से हम जो वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी के, उनको यहाँ पर किस तरह से फ्री और अच्छी लीगल सर्विस हम दे पाए, है कि नहीं। अब उसके लिए हमारे पास ये कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी चेयरमैन, मतलब कमेटी। ठीक है, तो उनके जो चेयरमैन है ना, अब जो नए चेयरमैन नियुक्त किए हैं, दैट इज जस्टिस BR गवई। अब इस कमेटी के अंदर एक तो चेयरपर्सन होते हैं जो कि यहाँ पे ये हैं, और साथ साथ 9 और मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। तो ये कमेटी और भी मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है अगर इनको जरूरत होती है उस हिसाब से। बाकी आप अगर संविधान की बात करो, तो संविधान के अंदर भी आर्टिकल 39A के अंदर ये बात लिखी गई है कि हमें पुअर और वीकर सेक्शन को फ्री लीगल एड देनी चाहिए। बेसिकली ये क्या है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक DPSP हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 22(1) ये भी यहाँ पे इंश्योर करता है कि सबके लिए यहाँ पे प्रॉपर जस्टिस मिल पाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिस टबाकू की तरफ चलते हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक प्रपोजल डाला है, क्या कि एक्चुअली में आंध्र प्रदेश के अंदर ना पिछले टाइम के अंदर साइक्लोन मिशोंग देखने को मिला था। ये भी हमने डिस्कस किया था जब साइक्लोन आया था वहां पे, साइक्लोन मिशोंग। तो उस वजह से बहुत सारे आंध्र प्रदेश के जो तंबाकू फार्मर्स है ना, उनकी फसलें खराब हो गई थी। तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल पाए, ऐसा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रस्ताव है। अब अगर हम तंबाकू की बात करें ना, तो इंडिया दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तंबाकू का, आफ्टर चाइना। ठीक है, लगभग 800 मिलियन किलो ऑफ तंबाकू हम एनुअली प्रोड्यूस करते हैं। पर ध्यान रखना, वी आर नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया की अगर हम बात करें तो गुजरात टॉप पे है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये ऑर्डर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं आपके बेल्जियम, UAE, इंडोनेशिया, बहुत सारे देशों को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया अगर हम बात करें तो दुनिया का जो 10% एरिया है, मतलब दुनिया का जो टबाको वाला एरिया है, उसका 10% इंडिया में हमें देखने को मिलता है, और अराउंड 0.45 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया हम तबाकू को यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। तबाकू की अगर हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चाहिए होता है, और फ्रॉस्ट पीरियड होना चाहिए फॉर 90 to 120 डेज। लीव्स की राइपनिंग के लिए ड्राई पीरियड चाहिए होता है, और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उससे कहीं ना कहीं जो लीव्स है ना तंबाकू के, वो खराब हो जाते हैं। प्लांटिंग सीजन इसका रहता है नवंबर एंड से मिड जनवरी का, और हार्वेस्टिंग होती है इसकी मार्च से जून। देखो, ये ना एक्चुअली जो टॉपिक है पूरा, ये बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक है, क्योंकि देखो यहाँ पे समझाने का कुछ खास है नहीं, इसमें आपको ये चीज़ें याद ही करनी होंगी, कौन सी फसल कितना टाइम लेती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीएच की बात करें तो 5 से 5.5 वहाँ की सॉइल का पीएच रहना चाहिए, उसकी जो एसिडिटी लेवल्स इसके बीच में रहनी चाहिए, और वाटर लॉगिंग वगैरह ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे आप चावल को उगाते हो, सिमिलरली ट्रांसप्लांटेशन हमें यहाँ भी देखने को मिल जाता है।
टबाको फार्मर्स की बातें सुनी जा पाए, इस वजह से ना हमारे पास क्या है, एक बोर्ड है, टबाको बोर्ड। इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था अंडर टबाको बोर्ड एक्ट ऑफ 1975, तो यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसका काम यही होता है कि हमारे जो किसान हैं इसको उगा रहे हैं, उसको कैसे हम मैनेज कर पाएं, उनको कैसे एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर पाएं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। कुछ सरकार के इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल टमाको ग्रोअर्स वेलफेयर स्कीम। इस स्कीम की मदद से यहाँ पे 25 करोड़ का कॉर्पस दिया गया है, ताकि जो इनको ग्रो कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा पाए। इसके अलावा ना एक और यहाँ पे आपको स्कीम देखने को मिलेगी, दैट इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्युनेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। देखो दरअसल में ना जब हम बात करते हैं टबाको की, तो टबाको पता क्यों किसान इसलिए उगाते हैं, क्योंकि टबाको को बेच कर ना अच्छा खासा पैसा मिलता है किसानों को। तो देखो किसान उगाएंगे अगर उनको पैसा मिलेगा। पर आप जानते हो यार टबाको के ना बहुत सारे नुकसान होते हैं इंसान की बॉडी के ऊपर, है कि नहीं। तो हमारे जो फार्मर्स है ना, इनको ये समझाना पड़ेगा कि यार आप ना ये मत उगाओ ज्यादा। इस वजह से हमारे पास ये स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है, जहां पर हम टबाको फार्मर्स को इनकरेज करते हैं कि अब आप ना ऑल्टरनेटिव किसी क्रॉप्स के ऊपर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाइए, टबाको मत ग्रो कीजिए आप, और जो कोई ऑल्टरनेटिव है इसका टबाको का, या एज इन मतलब कोई और यहाँ पे अपनी फसल उगाइए। ये स्कीम के अंतर्गत हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये थी आज की डिस्कशन, आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। एक एडिशनल टॉपिक है ईसीआई का, बहुत बार डिस्कस किया हुआ, बहुत स्टैटिक में भी आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा। कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर दे देता हूँ। एक था नैनो यूरिया के बारे में, ये कह रहा है पीएयू ने इसको डेवलप किया है, अरे नहीं, इफको ने डेवलप किया है, ठीक है ना। तो पहली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। टबाको की बात करें तो अभी डिस्कस किया कि इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नहीं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। तीसरा बात कर रहा है गल्फ ऑफ एडन की, तो गल्फ ऑफ एडन की देखो यहाँ पे बात करें, कल हमने डिस्कस भी किया था, तो जो गल्फ ऑफ एडन है वो यहाँ पर रेड सी को कनेक्ट करती है, किसके साथ, आपके अरेबियन सी के साथ, बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पर कौन सी बीच में आता है, यहाँ पे आती है कौन सी स्टेट, बाबल मंदेब। ये बात कर रहा है यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत हो जाएगी, क्योंकि बाबल मंदेब स्टेट है। मैंने कल इसकी पूरी मैपिंग अच्छे से करवाई भी थी। होमवर्क आपका क्या रहेगा आज का, होमवर्क आपका रहेगा पहले तो पोलर बियर, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट से बताइएगा। दूसरा भी थोड़ा पॉलिटी के साथ लिंक्ड है, इसका आंसर भी इजी है, आप एक बार इसको कोशिश कर सकते हो, ठीक है। कल जो होमवर्क दिया था उसका आंसर बताता हूँ। नीम कोटेड यूरिया तो बहुत ही सिंपल है, कि नीम कोटिंग इसलिए लाई गई थी ताकि ना आपका जो डिसोल्यूशन है यूरिया का सॉइल के अंदर, वो उसकी स्पीड स्लो हो पाए। इस स्पीड के स्लो होने की वजह से कहीं ना कहीं जो यूरिया है ना, वो आसानी से, जो नाइट्रोजन वगैरह है वो आपके फसल तक आसानी से पहुंच पाए, इसके लिए यहाँ पे यूज किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा था कि टर्की कहाँ पे लोकेटेड है, देखो यहाँ पे आप नोटिस करो, ये रहा आपका टर्की, ठीक है ना, और ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सिटी है जिसका नाम है इस्तांबुल। अब यहाँ पे नोटिस करो, एक साइड आपका देखने को मिलता है यहाँ पे ब्लैक सी, यहाँ पर आपका मेडिटेरियन सी, तो ये टर्की कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में। सर ये बात तो समझ आ गई। बाकी आप और इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है क्या, बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर ये जो आपका सी है, दिस इज व्हाट, सी ऑफ मरमरा। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे डार्डनल स्टेट, और फिर बाद में एजियन सी। तो ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए कि पहले आया यहाँ पे, यहाँ से ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्टेट, फिर आया सी ऑफ मरमरा, डार्डनल स्टेट, एजियन सी, एंड फिर फाइनली आप पहुंच गए कहाँ पे, मेडिटेरियन सी के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं मैपिंग के पर्सपेक्टिव से जो आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।